Hello students. Today I am going to start chapter 12 of macroeconomics, that is balance of payments. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज़ के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सब का डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी सभी देशों के साथ जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है और जो बाकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन सब का डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे ये इंडिविजुअल्स करें, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे फर्म्स करें, ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नोट की जाती हैं BOP अकाउंट में। अब इसमें आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी सामान का, चीज़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसको मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। और गुड्स जो हैं वो विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं। दीज कैन बी सीन, टच्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए इसको विजिबल ट्रेड कहते हैं। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, क्योंकि सर्विसेज का जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो ये दिखाई नहीं देती हैं, ये विजिबल नहीं होती हैं। और सर्विसेज जो हैं, इसके अलावा सेल और परचेज़ होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनकी सेल और परचेज़ भी होती है। और इसके अलावा होती है रियल एसेट्स की भी सेल और परचेज़, प्लांट और मशीनरी। ये सारी चीज़ें, ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इन सब के कारण हमारे कंट्री में फ़ॉरेन करेंसी आती भी है और फ़ॉरेन करेंसी जाती भी है। जो फॉरेनर्स हमारे देश में आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपने साथ फ़ॉरेन एक्सचेंज यानी फ़ॉरेन करेंसी लाएंगे। और जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे हमें रिसिट्स आएंगी, हमारे देश में फ़ॉरेन करेंसी आएगी। एंड वाइस वर्सा, हम इंपोर्ट करेंगे तो हम फ़ॉरेन करेंसी देंगे, उनको फ़ॉरेन एक्सचेंज देंगे। या हम बाहर के देशों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज उनको देंगे। तो जो इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ हैं फ़ॉरेन करेंसी के, फ़ॉरेन एक्सचेंज के, ये सभी जो है BOP अकाउंट में नोट किए जाते हैं। जो इनफ्लोज़ ऑफ फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो क्रेडिट आइटम में नोट किया जाता है, और जो आउटफ्लो है वो डेबिट आइटम में नोट किया जाता है। अब BOP जो अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इसके कंपोनेंट क्या हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है करंट अकाउंट, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कि एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यानी बाकी कंट्रीज़ के साथ एसेट लायबिलिटी स्टेटस को चेंज नहीं करती हैं। ना तो इससे हमारी एसेट्स कम होती हैं, ना बढ़ती हैं, ना ही लायबिलिटीज़ कम होती हैं और बढ़ती हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं? जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनसे ना तो एसेट्स बढ़ती हैं ना कम होती हैं, ना ही लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं ना कम होती हैं। तो करंट अकाउंट्स में ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं आती जो कि फ्यूचर क्लेम्स को राइज करें। इनका कोई फ्यूचर में रिपेमेंट या बोरोइंग ऐसा कुछ नहीं होता है इन ट्रांजैक्शंस में। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं करंट अकाउंट के? पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं, इसको विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। विजिबल क्यों कहते हैं? मैंने पहले ही बताया कि गुड्स विजिबल होती हैं, इनको देखा जा सकता है वाइल दे आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स, तो विजिबल ट्रेड कहते हैं। ये टेंजिबल होती हैं, किसी मटेरियल की बनी होती हैं। और कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज़ हम TV फ्रिज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कपड़ा कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गुड्स हैं, दीज कैन बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, इसलिए इसको विजिबल ट्रेड कह देते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। इसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, क्योंकि सर्विसेज जो है किसी मटेरियल की नहीं बनी होती हैं, इनको देखा नहीं जा सकता वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, शिपिंग है, ये सर्विसेज हैं। सर्विसेज को आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक फैक्टर सर्विसेज होती हैं, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं।
फैक्टर सर्विसेज तो वो सर्विसेज होती हैं जिनके कारण फैक्टर इनकम जनरेट होती है। जैसे ऐसी ट्रांजैक्शंस में फैक्टर इनकम कौन सी होती है? एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसको कि वेजेस बोलते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट इनकम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होती है। जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर काम करते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी में काम करते हैं, उनको फैक्टर इनकम दी जाती है, और जो इंडियंस बाहर के देशों में काम करते हैं उनको फैक्टर इनकम मिलती है, दे रिसीव फैक्टर इनकम। तो जो फैक्टर सर्विसेज हैं जिनके बदले में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है, ये इंक्लूड होता है किसमें? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। और दूसरा इंक्लूड होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं? जो अदर देन फैक्टर सर्विसेज होती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, ये नॉन फैक्टर सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। अगर हमारा देश है दूसरे देशों को अगर शिपिंग की सर्विसेज दे रहा है, इंश्योरेंस की दे रहा है, बैंकिंग की दे रहा है, तो इनके कारण जो है हमारे कंट्री में फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा, हम रिसीव करेंगे, तो जो क्रेडिट साइड में नोट किया जाएगा। और अगर हम जो है इन सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों से सर्विसेज लेते हैं, तो इनके कारण हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो दो चीज़ें आई अभी तक तो करंट अकाउंट में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और ये सर्विसेज भी दो तरीके की, एक फैक्टर सर्विसेज और दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज। थर्ड आइटम है करंट ट्रांसफ़र्स। इसको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स भी कहते हैं, इसको ट्रांसफ़र्स फॉर फ्री भी कहते हैं, क्योंकि इसके बदले में एक देश दूसरे देश से कोई भी सर्विस या कोई भी गुड एक्सपेक्ट नहीं करता है, नहीं लेता है। ये गिफ्ट्स, ग्रांट्स और रेमिटेंसेस बाय द रेजिडेंट सेटल्स अब्रोड होता है। जो लोग विदेशों में सेटल्ड हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को करेंसी भेजते हैं, एक्सचेंज भेजते हैं, तो इसे रेमिटेंसेस कहते हैं। तो जो भी गिफ्ट्स आती हैं, ग्रांट्स आती हैं, गवर्नमेंट को आती हैं या हमारी गवर्नमेंट देती है, तो करंट ट्रांसफ़र्स में आता है। तो जो हम गिफ्ट्स, ग्रांट्स को रिसीव करते हैं वो क्रेडिट साइड में, जो हम पे करते हैं वो डेबिट साइड में। तो बीओपी अकाउंट के ये जो करंट ट्रांसफ़र्स हैं, ये भी इनविजिबल्स का पार्ट होते हैं। ये करंट अकाउंट में आते हैं। करंट अकाउंट के दो पार्ट हैं, एक विजिबल ट्रेड है, दूसरा इनविजिबल ट्रेड है। विजिबल में तो सिर्फ गुड्स आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, और इनविजिबल्स में सर्विसेज आती हैं और करंट ट्रांसफ़र्स दोनों ही आते हैं। सर्विसेज में फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों आती हैं। ये नीचे देखिए चार्ट बना हुआ है दोबारा से, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बीओपी। करंट अकाउंट बीओपी में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फिर इनविजिबल्स और ये सारी आइटम्स जो अभी अभी हमने की, ये सारा चार्ट जो है वो गिवन है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं कि जो ये करंट अकाउंट है इसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्रेड बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। ट्रेड बैलेंस को बैलेंस ऑन विजिबल भी कहते हैं और मर्चेंडाइज बैलेंस भी कहते हैं या विजिबल बैलेंस भी कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ट्रेड बैलेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक्सपोर्ट्स क्या, जो भी हमारे पास रिसिट्स आई हैं एक्सपोर्ट्स के कारण, उनमें से हम माइनस कर देते हैं इंपोर्ट के कारण जो हमें पेमेंट करनी पड़ती हैं, सिर्फ गुड्स का, सिर्फ चीज़ों का, सर्विसेज का नहीं, गुड्स का। और ये ट्रेड बैलेंस जो है डेफिसिट में होता है, घाटे का होता है अगर हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमें फॉरेन करेंसी की टर्म्स में पे ज़्यादा करना पड़ेगा, पेमेंट हमारी ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट्स के कारण हमारे रिसिट्स कम हैं, तो हमारा जो ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है या ट्रेड बैलेंस है या मर्चेंडाइज बैलेंस है, वो घाटे का होगा, इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। दूसरी तरफ ट्रेड सरप्लस, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो इसको ट्रेड सरप्लस कहेंगे। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस या मर्चेंडाइज बैलेंस जो है वो फ़ायदे का है, क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स करने से हमारे पास जो रिसिट्स आ रही हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में वो ज़्यादा हैं और हमारे इंपोर्ट्स कम हैं, यानी हमें पे कम करना पड़ रहा है, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस में है। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में एक तो गुड्स आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, दूसरा आता है सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज नहीं आती हैं इसमें।
तो एक तरफ तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे, प्लस में एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज जैसे कि शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू का प्लस एक साइड रख के उसमें से माइनस करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, जिनका हम बाकी देशों से ये सर्विसेज ले रहे हैं तो इसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज ये क्रेडिट साइड में आएंगी। तो हम इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज का जो भी सम टोटल आता है उसमें से हम माइनस करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो जो भी आता है वो आता है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ट्रेड बैलेंस तो क्या आया, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या आया, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आता है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। इसके बाद है इनविजिबल्स बैलेंस। इनविजिबल्स बैलेंस में एक आता है बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, यानी नॉन फैक्टर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है उसमें से माइनस कर देंगे नॉन फैक्टर सर्विसेज का इंपोर्ट, तो आ जाएगा बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज। दूसरा है बैलेंस ऑन इनकम, यानी कि फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस, जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस हमारे देश के लोग बाहर के देशों से जो रिसीव कर रहे हैं, माइनस जो हम फॉरेनर्स को पे कर रहे हैं फैक्टर इनकम, उनका बैलेंस, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑन इनकम, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस। और तीसरा आता है बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स, वो भी इनविजिबल्स का पार्ट है। करंट ट्रांसफर्स जो हमने रिसीव की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसमें से माइनस कर देते हैं करंट ट्रांसफर्स जो हमने पे की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो आ जाता है बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स। तो सभी तीनों चीज़ें, एक तो फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस और नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस और तीसरा करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये आता है इनविजिबल्स बैलेंस। और करंट अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ट्रेड बैलेंस, जो कि शुरुआत में आया हमारा मर्चेंडाइज बैलेंस, उसमें हम प्लस कर देते हैं इनविजिबल बैलेंस, यानी कि विजिबल्स प्लस इनविजिबल बैलेंस दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये आता है करंट अकाउंट बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस को एस्टिमेट करते हुए हम सिर्फ गुड्स को लेते हैं, सर्विसेज को नहीं लेते हैं, और गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस लेते हुए हम गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं, और इनविजिबल्स का बैलेंस लेते हुए हम फैक्टर, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस इंक्लूड करते हैं। ये आपको एस्टिमेशन बीओपी का दिया भी है करंट अकाउंट का, ये रियल एस्टिमेट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुए हैं। 2017-18 के एस्टिमेट्स हैं जो कि 18-19 में पब्लिश हुए। एक्सपोर्ट्स दिया है, इंपोर्ट्स दिया है, इनविजिबल्स दिया है। तो आप ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं इनको यूज़ करके ट्रेड बैलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट आप कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ट्रेड बैलेंस के लिए देखिए एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स की है। एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है ये है, फर्स्ट नंबर पे है, और इंपोर्ट्स की वैल्यू सेकंड नंबर पे है। इनका हमने डिफरेंस लिया, इनमें से एक्सपोर्ट्स में से हमने माइनस किया है इंपोर्ट को, तो आ जाता है ये ट्रेड बैलेंस। दूसरा इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, फिर इनविजिबल बैलेंस, फिर करंट अकाउंट बैलेंस, ये सारा फाइंड आउट किया, आप बुक में से देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था करंट अकाउंट के आइटम्स और करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे एस्टिमेट करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका बीओपी में कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो आपने डेफिनेशन की थी कि इसमें वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करती करंट अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं, वो इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करती हैं। कौन सा एसेट लायबिलिटी स्टेटस? एक देश का दूसरे देशों के साथ जो एसेट और लायबिलिटी स्टेटस है उसको इम्पैक्ट करती हैं, या तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं या फिर कम हो जाती हैं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है इससे फ्यूचर क्लेम्स राइज होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मशीनरी वगैरह जो है वो कैपिटल गुड है, तो क्या वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है? नहीं।
चाहे कंज्यूमर गुड हैं चाहे कैपिटल गुड हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, करंट अकाउंट में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हम उनको इंक्लूड करते हैं। हम कैपिटल गुड्स को कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो अकाउंट है जो एसेट लायबिलिटी स्टेटस को चेंज करता है। एसेट और लायबिलिटीज़ या कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट की आइटम्स क्या होती हैं। फर्स्ट आइटम है बोरोइंग। 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, और भी कंपोनेंट्स हैं इसके, 2 मेन है। पहला बोरोइंग है, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। बोरोइंग के भी 2 पार्ट हैं, एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है और दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है, जो हम अगर मान लो बोरो कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बोरो करते हैं, तो इसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। टू एंड फ्रॉम, अगर हम लैंडिंग करते हैं दूसरे देश को, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कहते हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इसे भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहेंगे। बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम आवर इकोनॉमी कहेंगे। टू एंड फ्रॉम दोनों साइड में होता है। अगर हमने बोरो किया है तो हमारे पास वो मनी आया है, चाहे ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, लेकिन हमने मनी रिसीव किया है, तो जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिसीव किया है वो क्रेडिट साइड में, और जो हमने रिपे किया है, लोन रिपे किया है या लैंडिंग की है, वो डेबिट साइड में। दूसरी तरफ एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है, जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कंसेशन पे हमें वो उधार दे रहे हैं, तो इसे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उधार देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो इसे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लोन मिलता है उसको एक्सटर्नल असिस्टेंस बोलते हैं। तो बोरोइंग हुई 2 तरीके की। बोरोइंग अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेते हैं तो हमारी लायबिलिटीज़ तो बढ़ती हैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड कहाँ करना है, क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में नोट करना है। कई बार सिंपली ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जैसे बोरोइंग फ्रॉम जापान, तो ये किधर नोट किया जाएगा और बीओपी के कौन से अकाउंट में नोट किया जाएगा, तो आप बताएंगे कि ये बीओपी के कैपिटल अकाउंट में नोट किया जाएगा और क्रेडिट साइड में नोट किया जाएगा, क्योंकि बोरोइंग फ्रॉम जापान है। अगर लैंडिंग होती है तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में नोट की जाएगी। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बोरोइंग है, बोरोइंग ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अदर कंट्रीज़, हमारी इकोनॉमी से अगर उन्होंने लिया है, उधार लिया है, तो इसको हम डेबिट आइटम में कंसीडर करेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमने किया कैपिटल अकाउंट का, बोरोइंग, जिसमें आया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII भी कहते हैं, दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। अभी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ये क्या होता है, अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी देश में शेयर्स में, बॉन्ड्स में, वहाँ की कंपनीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रही है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है शेयर्स और बॉन्ड्स में, बाहर के लोग हमारे देश के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश में, और हमारे देश के लोग फॉरेनर्स के खरीदते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टू एंड फ्रॉम दोनों साइड में होता है। अगर बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारे देश में, और अगर हम बाहर के देशों में करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब एंटरप्राइजेस की ओनरशिप से होता है। जैसे MNCs हमारे देश में आती हैं, कोई भी फैक्ट्री, यूनिट, स्कूल, कॉलेज, बैंक, किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करती हैं और उसकी मालिक हो जाती हैं, चाहे वो कितने भी % की मालिक हो जाती हैं, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि MNC जो भी आती है उसकी प्रोडक्शन के कंट्रोल और मैनेजमेंट में उसका डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये 2 आइटम्स आपने की कैपिटल अकाउंट की, एक बोरोइंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट, दोनों के 2 पार्ट्स आपने किए। इसके बाद कैपिटल अकाउंट की जो और आइटम्स हैं वो क्या हैं। पहला है NRI डिपॉजिट्स, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके डिपॉजिट कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है।
एनआरआई डिपॉजिट में वो डिपॉजिट आते हैं जो हमारी वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में करवाते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारे बैंक्स में जो एनआरआईज डिपॉजिट कराएंगे वो डिपॉजिट आएंगे। इसमें वो अमाउंट नहीं आता है जो वो एनआरआईज अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। इसे हम करंट ट्रांसफ़र्स कहते हैं। ये करंट ट्रांसफ़र्स तो करंट अकाउंट का पार्ट है। अब इसमें जो डिपॉजिट्स फॉरेनर्स के हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में हैं, बैंक्स में हैं, सिर्फ वही कैपिटल अकाउंट में आते हैं। इसके बाद है बैंकिंग कैपिटल। एनआरआई डिपॉजिट्स की तो बैंकों में जो फॉरेन एक्सचेंज जो भी पैसा जमा होता है, लेकिन उसके अलावा भी कमर्शियल बैंकों के पास फॉरेन एसेट्स होती हैं, फॉरेन कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो फॉरेन एसेट्स में जब वो कमी करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इसे फॉरेन एसेट्स को लिक्विडिटी में चेंज कर रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज में चेंज कर रहे हैं। तो वो फॉरेन एसेट्स को सेल करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारे पास। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है, इनफ्लो नोट होता है क्रेडिट साइड में। इसके बाद है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इंडियन बीओपी में शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट भी कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है। ये इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कोई परचेज़ करते हैं और उसकी इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम उधार ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए ले रहे हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, जब हम लेते हैं तो हमारा क्रेडिट साइड में नोट होता है, और जब हम इसकी रीपेमेंट करते हैं विद इंटरेस्ट इसकी रीपेमेंट करते हैं तो ये फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है, बाहर जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, तो डेबिट साइड में नोट होती है, यानी नेगेटिव साइन से नोट होती है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है, इनफ्लो मीन्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के कारण वो पॉजिटिव साइन में होती हैं, और जिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के कारण फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर जा रही है, उसे हम नोट करते हैं डेबिट साइड में या नेगेटिव साइड में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।